हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं तारुणा भारद्वाज आपको कराऊंगी ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि कुछ क्वेश्चन एक बार आए और वो फिर दोबारा नहीं आते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम ऐसे ही क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो जो भी क्लास में स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है पता ही होगा, सभी जानते ही हैं। आपको अपने दोस्तों को क्लास में लेकर आना है, क्योंकि जब सारे दोस्त पढ़ेंगे और सभी का सिलेक्शन होगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो सभी को बुला लीजिए, अपने दोस्तों को, चाहे वो फेसबुक के हो या आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो या आपके टेलीग्राम ग्रुप्स में हो। तो आज की क्लास रहने वाली है बहुत ही जानदार, शानदार और मजेदार, क्योंकि यहीं से आपको मिलेंगे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो देखिए, आप जानते हैं पर्वत किसे कहते हैं, माउंटेन किसे कहते हैं और प्लेट्यूज किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये होता है आपका माउंटेन जिनकी पिक्स होती हैं, और ये होता है प्लेट्यूज जो ऊंचे उठे तो होंगे लेकिन वो फ्लैट होंगे, वो समतल होंगे। पठारों की चोटियां नहीं होती, पर्वतों की चोटियां होती हैं। क्लियर। इससे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। सारे प्यारे बच्चों, आपको पता है हमने राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाया हुआ है एमटेक्स एग्जाम के लिए बैच पूरा, और एसएससी गारंटेड बैच यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। जीडी एग्जाम, सीएचएसएल, एमटेक्स एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए हमने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। और आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको सारे एग्जाम्स के लिए क्लासेस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट, और हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। तो आप इजीली अगर एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सारी प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। वहां पर भी आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों, हमने जो राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया वो एग्जाम में भी आता है, एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको पढ़ाया जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस कोई कुछ नहीं पढ़ाता, क्योंकि हमें आपका सिलेक्शन देना है। हमारा टारगेट है आपका सिलेक्शन करना। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और राय स्मार्ट पर विश्वास करके आप अच्छे से पढ़िए, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। टाइम ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आगे लेकर जाती है। तो अब जो माउंट एवरेस्ट है वो किस पर्वत की ऊंची चोटी है आपकी। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी है, ठीक है। और जो हिमालय पर्वत है वो कैसा पर्वत है। हिमालय बच्चों नवीन मोड़दार पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन है आपका हिमालय पर्वत, क्योंकि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति वलन के पड़ने से हुई, मोड़ के पड़ने से हुई। और क्वेश्चन तो ये भी आता है कि हिमालय पर्वत में मोड़ कैसे पड़े, वलन कैसे पड़े। तो याद कीजिए, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के खिसकने से दो, यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स मीन चट्टाने, इन दो चट्टानों के खिसकने से क्या हुआ, जो बीच में कंकर पत्थर था टेथिस सागर का, उसमें वलन पड़े, मोड़ पड़े। तो इसलिए हमने इसको बोल दिया नवीन वलित पर्वत। और याद रखना, यूरेशियन और इंडियन प्लेट के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। भारत में खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है। विच इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। अब देखिए, इनमें से खारे पानी की झील की बात करते हैं। तो अब बात देखिए, इसमें कभी कभी आप सांभर भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो जो सांभर है वो सबसे अधिक उसमें खारा जल मिलेगा। राजस्थान के जयपुर में है आपकी सांभर झील, लेकिन सांभर झील अब इसमें ऑप्शन में नहीं है। इसमें है डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में है और मीठे पानी की झील है, चिल्का झील, वुलर झील, वेमनाड झील। तो जो चिल्का झील है ये कहां पर है, ये ओडिशा में है। चिल्का झील कहां पर है बच्चों, ओडिशा में। और जो ओडिशा में चिल्का झील है इसमें समुद्र का पानी आया हुआ है। इसमें किसका पानी आया हुआ है, समुद्र का पानी आया हुआ है, क्योंकि ये लेगून झील का एक प्रकार है। चिल्का झील क्या, कौन सा प्रकार है, लेगून झील या अनूप झील, ठीक है। अब लेगून झील या अनूप झील कहते किसको हैं, ऐसा जल जो समुद्र से अलग होकर स्थलखंड के अंदर आ जाए और चारों तरफ से स्थलखंड से घिर जाए, ऐसे जल को हम लेगून झील या अनूप झील कहते हैं। अब इसमें क्योंकि समुद्र का पानी आया हुआ है, तो अब क्या होगा, समुद्र का पानी जब आया हुआ है इसमें तो ये खारा तो होगा ही। और ये लार्जेस्ट लेगून लेक ऑफ इंडिया भी है, और ये लार्जेस्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्ट वाटर लेक भी है, ये खारा पानी है। जबकि वुलर क्या है बच्चों, वुलर तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में है।
वेमनाड झील भी लेगून झील का एक प्रकार है, लेकिन जो लेगून झील है उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये केरल राज्य में स्थित है और ये भारत की सबसे लंबी झील है, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, सबसे लंबी झील। ठीक है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर होता है। जैसे लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया इज वेमनाड एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिल्का आपको ऑप्शन में दिखा रहा है, लार्जेस्ट मैन मेड गोविंद बल्लभ पंत सागर, लार्जेस्ट टेक्टोनिक लेक वुलर झील, लार्जेस्ट आपका वोल्केनिक लेक तो वो है आपका लोनार झील। तो लार्जेस्ट में अलग होता है और लॉन्गेस्ट मतलब अलग होता है। एक और उदाहरण समझते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है आपकी, नाइल, जबकि लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड वो कौन सी है आपकी, अमेजन। तो बड़ी और छोटी में डिफरेंस होता है। तो भारत की सबसे लंबी झील लॉन्गेस्ट लेक का जब भी क्वेश्चन आए तो आप बताएंगे वेमनाड झील लॉन्गेस्ट झील है, जो कि कहां पर है, केरल राज्य में, और ये भी प्यारे बच्चों लेगून झील या अनूप झील का प्रकार है। चलिए, समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड? तो कॉफी मुझे लगता है सबको पसंद है, बताइए कमेंट कर करके किस किस को कॉफी पसंद है, कौन रेगुलर कॉफी पीता है, ग्रीन कॉफी पीते हो, ब्लैक या फिर रेड कॉफी आप पीते हो। कॉफी के भी बहुत सारे प्रकार हैं, अरेबिका कॉफी भी होता है, रोबस्टा कॉफी भी होता है, ठीक है ना। तो कॉफी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। चलिए अब हम बात करें सबसे ज्यादा कॉफी, तो प्यारे बच्चों ब्राजील एक ऐसा देश है जो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ सदर्न अमेरिका है आपका ब्राजील, और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है। और जो यहाँ पर कॉफी के बाग होते हैं, ब्राजील में जो कॉफी के बाग होते हैं उसको हम बोलते हैं फेजेंडा। क्या कहते हैं? फेजेंडा। कॉफी के बाग, कॉफी के बाग, कॉफी के जो बाग होते हैं वो होते हैं फेजेंडा। ठीक है, कहां पर? ब्राजील में। वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक और सबसे ज्यादा अधिक चाय कहां पर होती है? असम राज्य में। और आपको पता है भारत की जो चाय है वो पूरे वर्ल्ड में अपने टेस्ट के लिए, अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में भी, और आप सभी जानते होंगे भारत तो चाय का उपभोग भी खूब मात्रा में करता है और निर्यात भी। तो चाय भारत में हर घर में ही बनती है, शायद आप भी पीते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य कौन सा है? द इंडियन स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड इज। तो बंजर भूमि हम ऐसी भूमि को कहते हैं जिसमें आप फसल उत्पादन या वनस्पति कम पाते हैं, क्योंकि बंजर हो चुकी है, मीन्स इसके पोषक तत्व कम हो चुके हैं। इसमें जो पोषक तत्व है वो भी कम है, पानी की मात्रा भी कम है, रेतीली मृदा है, तो इसमें उत्पादन तो कम होगा ही। तो उसको हम बोलते हैं वेस्टलैंड या फिर बंजर भूमि। अगर हम बात करें भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो भारत में सबसे ज्यादा ये है आपका राजस्थान में, क्योंकि प्यारे बच्चों राजस्थान में क्या है? थार डेजर्ट है। अब थार मरुस्थल का जो रेत है वो बिल्कुल शुष्क है, वो एकदम ड्राई है, बारिश कम होती है, वनस्पति कम उगती है, यहाँ पर ज्यादातर कंटीली झाड़ियां और मोटे अनाज की पैदावार होती है। मोटे अनाज हम किसको कहते हैं? क्वेश्चन ये भी बनता है। अगर किसी को पता है तो फटाफट से कमेंट करके बताइए मोटे अनाज का मतलब क्या है और मोटे अनाज की फसलें कौन कौन सी होती हैं। ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है। चलो सभी बच्चे आंसर जरूर करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, पढ़ना है और इसी बार सिलेक्शन लेना है। क्वेश्चन है, वृक्ष की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहां पाई जाती है? द फेमस स्पाइस ऑफ ट्री सुंदरी इज फाउंड इन। तो प्रसिद्ध है आपकी और सदाबहार वनस्पति है, ये कहां पर पाई जाती है? मैंग्रोव वन में। ठीक है, देखो जो सुंदरी है वो मैंग्रोव वन भी हम उनको बोलते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है बच्चों कहां पर? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है बंगाल की खाड़ी में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ने मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बना दिया बंगाल की खाड़ी में। अब जो डेल्टा है इसमें दलदल भी है, इसमें रेत भी है, इसमें कंकर भी है, इसमें पत्थर भी है, मतलब एक तरह से धरातल ही तैयार हुआ। डेल्टा मीन्स दलदल। तो यहाँ पर जो वृक्ष उगते हैं वो ज्यादातर एवरग्रीन होते हैं, वो सदाबहार होते हैं। और यहाँ पर जो वन उगे हुए हैं वो है आपके सुंदरी वन, और सुंदरी वनों की वजह से उसका नाम पड़ा सुंदरबन डेल्टा, जिनको हम मैंग्रोव वन भी कहते हैं। मैंग्रोव वन के साथ साथ इनके बहुत सारे नाम हैं, जिसको हम गराल वन भी कहते हैं,
वेलांचली वन भी कहते हैं हम, अमराई वन भी कहते हैं, डेल्टाई वन भी कहते हैं हम, ठीक है ना। मैग्रोव और सुंदरी भी हैं। तो ये डेल्टा पर उगे हुए हैं तो डेल्टाई वन। और याद रखने कैसे बने, सदाबहार वन है, क्योंकि दलदल में पानी रहता है, नमी की मात्रा रहती है उसमें, तो ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते। और ये वन तटों की रक्षा भी करते हैं, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं पर्यावरण के रक्षक। और CO2 को तो ऑब्जर्व करते ही हैं ये। तो समझ में आ रहा है सभी को? किसी भी तरह का कोई डाउट है तो अभी कॉल करें 8282270999 नंबर पर। तो भाई सभी क्लास कैसी आपको लग रही है, समझ में क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? तो हर तरह की चीजें आपसे चाहिए, क्योंकि जब तक टीचर्स और स्टूडेंट की आपस में बातचीत नहीं होगी तो पॉसिबल नहीं होता एक शिक्षण कार्य, ठीक है। चलिए, मैकमोहन रेखा किसके बीच की सीमा है? मैकमोहन लाइन इज ए बाउंड्री बिटवीन। तो मैकमोहन रेखा देशों के बीच में जो बॉर्डर होता है उसके कई बार नाम रख दिए जाते हैं। कुछ प्राकृतिक बॉर्डर होते हैं, जहां पर प्राकृतिक बॉर्डर नहीं होते वहां पर मानवीय बॉर्डर तैयार कर दिए जाते हैं। तो मैकमोहन रेखा की अगर हम बात करें, भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर बनता है उसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर बनता है उसको रेड क्लिफ कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर बनता है उसको 3 बीघा कॉरिडोर कहते हैं। और भारत और बांग्लादेश के बीच में ही सबसे लंबी बॉर्डर बनता है। सबसे लंबा जो बॉर्डर की लंबाई है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में ही है, जिसको आप कहते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। क्लियर यहां तक? बताइए सभी कमेंट करके, और आंसर भी कीजिए, कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो यहां से बच्चे खूब क्वेश्चन आते हैं। कौन सा नेशनल पार्क कहां पर है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है, कौन सी वर्ल्ड सेंचुरी कहां पर है? अब आपके लिए होमवर्क है, नेशनल पार्क, वर्ल्ड सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? चलिए बताइए कमेंट करके। तो जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वो आपके कर्नाटक राज्य में है। कौन से में है? कर्नाटक राज्य, दक्षिण भारत का राज्य, जिसमें कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मूसी और भीमा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? मूसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ। तो मूसी और भीमा जो नदियां हैं बच्चों, वो कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। आपको बताया था एक मुख्य नदी होती है, एक मेन रिवर होती है, इसमें जो छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, उसको हम बोलते हैं सहायक नदियां। तो जो सहायक नदियां होती हैं इनका ओरिजिन पॉइंट तो होता है, लेकिन ये समुद्र में नहीं गिरती, ये मेन रिवर में आकर गिरती हैं, ठीक है ना। समुद्र तक नहीं पहुंचती, ये मुख्य नदी में आकर मिल जाएंगी और तब उसके साथ मिलकर समुद्र में गिरती हैं। तो ऐसी नदी जिनका स्थान तो होता है लेकिन समुद्र के पास मुहाना नहीं होता, उनको ही हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, आंसर देंगे फटाफट। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली इनमें से किस राज्य में स्थित है? माजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। तो देखिए, नदियां भी द्वीपों का निर्माण करती हैं। द्वीपों का निर्माण बहुत अधिक तरह से होता है। ज्वालामुखी भी द्वीपों का निर्माण करती है, नदियां भी द्वीपों का निर्माण करती हैं, और आपका जो पृथ्वी के अंदर की आंतरिक हलचल है उनसे भी द्वीपों का निर्माण होता है। तो काफी तरह से द्वीपों का निर्माण होता है। तो ऐसा द्वीप जिसका निर्माण किसने किया हो? नदी द्वीप, नदी के मलबे के द्वारा हुआ हो, वो है आपका माजुली। और ये किस स्टेट में है? ये है आपका असम राज्य में। ब्रह्मपुत्र नदी आती है तिब्बत से निकलकर असम राज्य में, ये असम घाटी में जो भी कंकर पत्थर है उसको कर देती है डिपॉजिट, और फिर चला जाती है आपकी बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश में जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है, जमुना और मेघना में। लेकिन उससे पहले इसने असम राज्य में माजुली द्वीप का निर्माण किया। और माजुली द्वीप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों, माजुली द्वीप पूरे विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप है, ठीक है। वैसे तो लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड, ठीक है। लेकिन लार्जेस्ट रिवर मेड आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, उसका आंसर होगा आपका माजुली। किस नदी ने बनाया? ब्रह्मपुत्र ने। किस राज्य में? असम राज्य में। किस देश ने? हमारे प्यारे भारत देश में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज नोन एज द गेटवे कनेक्टिंग जम्मू एंड श्रीनगर? दर्रा मीन्स होता है रास्ता। दर्रे को तिब्बत की भाषा में बोलते हैं ला, इंग्लिश में बोलते हैं पास, और हिंदी में बोलते हैं इसको दर्रा। दर्रा मीन्स पर्वतों को काटकर बनाए हुए रास्ते, ठीक है। तो पर्वत को बनाए हुए रास्तों को हम बोलते हैं दर्रा।
और जम्मू को श्रीनगर से जो जोड़ता है वो है आपका बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा आपका? बनिहाल, जो जिसके द्वारा हम जम्मू से श्रीनगर जाते हैं या श्रीनगर से जम्मू जाते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है क्या कहलाती है? द लेयर इन द एटमॉस्फेयर विच रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव इज नोन एज। तो आप तो जानते ही हैं वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है, जिनको हम वायुमंडल की परतें कहा जाता है। लेयर्स 5 लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और आपका एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, जो ये ट्रोपोस्फियर है जहां पर हम निवास करते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यहीं पर आंधी, तूफान, चक्रवात, वर्षा आदि होते हैं। इसके ऊपर आपका समताप मंडल है। समताप मंडल के ऊपर एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये है आपका आयन मंडल। कौन सा आपका? आयन मंडल। आयन मंडल में क्या है? आयनोस्फीयर में रेडियो, टीवी और सभी प्रकार के संचार के साधनों के आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगाए जाते हैं। यहीं से टकराकर सभी तरंगे पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं, ठीक है। तो ये आपके अर्थ है, जो भी तरंगे यहां से छोड़ते हैं उसको पृथ्वी पर वापस यहीं से आ जाती हैं। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनमें से कौन से परत के द्वारा, लेयर के द्वारा सभी तरंगे पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं, या किस परत में टीवी, रेडियो और सभी संचार के साधनों के आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगाए जाते हैं। तो वो है आपका आयनोस्फीयर। बाह्यमंडल सबसे बाहरी परत है, ब्रह्मांड से मिल जाती है। क्षोभ मंडल यहां जहां हम रहते हैं वही। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल जहां पर वायुयान उड़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत देश में किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सांगपो इन कंट्री ऑफ तिब्बत। तो प्यारे बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी को हम तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकल कर आती है? चाइना में या आपका तिब्बत में, ठीक है। और जैसे यहां पर इसका नाम है सांगपो, यहां पर सांगपो, और जैसे ही अरुणाचल में प्रवेश होती है यहां पर इसका नाम है दिहांग, ठीक है। और इसके बाद ये कहां पर चली जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जमुना में बट जाती है और मेघना में, जमुना और मेघना में बट गई, ठीक है। जमुना नदी मिल जाती है आपकी गंगा से, कहलाती है आपकी पद्मा, ठीक है। फिर पद्मा में आकर आपकी मेघना में मिल जाती है, फिर कहलाती है मेघना। तो अलग अलग स्थानों पर इनके अलग अलग नाम है। चलिए, तो आंसर आ जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो कहलाती है, जो असम राज्य में पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप माजुली का निर्माण करती है। क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सीमा किस राज्य की है? विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट। तो भारत का सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य बताइए? गुजरात है। सबसे छोटा आपका गोवा है, लेकिन ना तो गुजरात ऑप्शन में है ना गोवा, तो इसका आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। क्योंकि जो गोवा है बच्चों, गोवा तो कहां पर है? यहां पर सबसे छोटा। गुजरात है आपका यहां पर सबसे बड़ा। 9 राज्यों में लार्जेस्ट कोस्टलाइन स्टेट कितने हैं? 9। लेकिन पूर्वी राज्यों में जो ईस्टर्न स्टेट है उनमें सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश पूर्वी राज्यों का है, जबकि गुजरात और गोवा दोनों कहां पर है? आपके वेस्ट में है, सबसे छोटा भी सबसे बड़ा भी। लेकिन पूर्वी राज्यों का ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट कोस्टलाइन स्टेट है। क्वेश्चन आपके लिए, लक्षद्वीप कहां स्थित है? वेयर इज लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। कहां पर है ये? अरब सागर में। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है, जो है आपका अरेबियन सी में, ठीक है। अरब सागर का निर्माण किसके द्वारा हुआ? अरब सागर का निर्माण प्रवाल, जो समुद्र में रहने वाला एक जीव है जिसको मूंगा या कोरल भी कहते हैं, ठीक है। प्रवाल, मूंगा या कोरल, इन एक ही जीव के नाम है और ये चूने का भोजन करते हैं। इनका मुख्य भोजन, मेन फूड भी पूछा जाता है। तो ये सारे जो लक्षद्वीप में जितने भी द्वीप हैं वो प्रवाल, मूंगा या कोरल जीव के द्वारा बने हुए हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और क्या नहीं आ रहा है वो भी कमेंट में बताइए। और सब कुछ समझ में आ रहा है तो वेरी वेरी गुड है, और आ रहा है नहीं आ रहा है तो वो भी आपको बताना है। डाउट है वो भी आपको पूछना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, और क्योंकि आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन इसी बार लेना है। तो क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानक समय की गणना कहां के घंटाघर से की जाती है? द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ। तो भारत का जो मानक समय है
वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। कहां से लिया गया है? 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। कहां से? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है भारत का मानक समय। ठीक है, और यहां पर ये यूपी है, क्या है आपका? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। अगर मिर्जापुर ऑप्शन में ना हो, नैनी ऑप्शन में हो, तो नैनी भी आप लगा देना। क्लियर यहां तक? अब हम बात करते हैं भारत का जो मानक समय है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि मानक समय किसे कहते हैं? तो मैंने बहुत बार बताया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम किसे कहते हैं, किस आधार पर लिया जाता है। तो बताइए फटाफट, जिन भी बच्चों को पता है मानक समय की डेफिनेशन कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो सर्च करके बताइए, पढ़िए, याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये भी तो पूछ सकते हैं कहां से लिया गया है। ठीक है, ये आपको पता है, पर ये भी तो पूछ सकते हैं मानक समय कहते किसको हैं। आप सबको पता है पूरे विश्व का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान से लिया गया है 0 डिग्री देशांतर से। पर है क्या? कमेंट कीजिए, बताइए मानक समय क्या है। क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल? तो आप जानते हैं भारत की जितनी भी नदियां हैं या तो वो बंगाल की खाड़ी में डिस्चार्ज होंगी या वो अरब सागर में डिस्चार्ज होंगी। तो इनमें से केवल आपकी गोदावरी नदी है जो कि पश्चिमी घाट पर्वत महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो ताप्ती नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसको हम वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। जबकि ताप्ती नदी, माही नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी, लूनी नदी, ये सभी कैसी हैं? जो अरब सागर में गिरती हैं या पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरेंगी वो पूर्व की तरफ बहती हैं, जो आपकी अरब सागर में गिरेंगी वो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी हैं। क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो बताइए, ये दिए हुए हैं राजधानियां और ये दिए हुए हैं आपके राज्य। तो पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देहरादून की राजधानी नहीं है। देहरादून की राजधानी, तो बताइए देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की, इसलिए गलत है। ये सही लिखा हुआ है, शिमला राजधानी है हिमाचल प्रदेश की, दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल की, पंचमढ़ी आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश की। राजधानी नहीं है, प्लेस दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो देहरादून उत्तर प्रदेश में नहीं है। देहरादून कहां पर है आपका? देहरादून है आपका उत्तराखंड में। क्लियर? पहले देहरादून, क्योंकि पहले क्या था, जो उत्तराखंड था वो यूपी में जुड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो पहले देहरादून भी कहां पर था? उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब नहीं है। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः किसका भाग था? इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज मेनली पार्ट ऑफ। तो प्यारे बच्चों, पहले क्या था? जितने भी आज आपको 7 महाद्वीप दिखते हैं वो पहले एक साथ जुड़े हुए थे। आज आपको अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वो सारे के सारे पहले एक साथ जुड़े हुए थे। तो जब एक साथ जुड़े हुए थे उसको हम बोलते थे पेंजिया। पेंजिया 2 भागों में बटा हुआ था, जिसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग था गोंडवाना लैंड। तो जो हमारा भारत है, इनमें से कौन सा भारत? प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय भारत, इसको हम बोलते हैं दक्षिण भारत। ये गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड पेंजिया का दक्षिणी भाग। पेंजिया क्या था? जब सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। प्राचीन समय में केवल एक कॉन्टिनेंट था और केवल एक ही ओशियन था। ठीक है ना। ओशियन का नाम पेंथालसा और कॉन्टिनेंट का नाम पेंजिया। पेंजिया कितने भाग में डिवाइड था? 2 पार्ट्स में डिवाइड था। क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिका में भारत के 7 स्थायी अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन सदर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिका? तो आप जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पर वैज्ञानिक केवल कुछ कार्यों के लिए जाते हैं, वैज्ञानिक कार्य करने के लिए, बाकी फिर वो वापस आ जाते हैं। तो भारत ने भी यहाँ पर अपना रिसर्च सेंटर बनाया है जिसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, है ना। दक्षिणी गंगोत्री भारत का रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अंटार्कटिका महाद्वीप जिसे हम बोलते हैं व्हाइट कॉन्टिनेंट या श्वेत महाद्वीप या निर्जन महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पर लाइफ जो जीवन है वो संभव नहीं है। तो सभी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो बताइए भाई। क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक
वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की जाती है? द इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट। तो आप सभी जानते हैं भारत के मेघालय के मौसिनराम में, मेघालय राज्य है, मौसिनराम प्लेस है, वहां पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है और ये पर्वतीय वर्षा का एक प्रकार है, ये ओरोग्राफिक रेनफॉल का एक प्रकार है। वर्षा होते हैं बच्चों 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा या कॉन्वेंशनल रेनफॉल, थर्ड है आपका साइक्लोनिकल या फ्रंटल, वाताग्रीय या चक्रवातीय वर्षा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन आपके लिए, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा है? द रेड क्लिफ लाइन इज ए बॉर्डर बिटवीन। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर बनता है उसका नाम रखा गया है रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच जो लाइन है वो है आपकी मैकमोहन रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है वो है 3 बीघा कॉरिडोर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज। तो भारत में सबसे ज्यादा अगर हम वन क्षेत्रफल की बात करें तो वो है एमपी, और एमपी ही सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन भी करता है। सोयाबीन का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। असम में आपको सबसे ज्यादा चाय देखने को मिलेगी, और हरियाणा में आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित निजी क्षेत्र की एकमात्र रिफाइनरी कहाँ स्थित है? द ओनली प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी सेटअप बाय रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड इज लोकेटेड एज। तो भारत की फर्स्ट निजी क्षेत्र की, ठीक है ना, वैसे तो बहुत सारी पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, लेकिन रिलायंस के द्वारा फर्स्ट जो निजी क्षेत्र की है वो कहां पर है? जामनगर। कहां पर है वो? जामनगर। जामनगर कहां पर है? फटाफट बताइए, सोचिए। जामनगर गुजरात में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस्ड सैफरॉन इज। तो क्या आप जानते हैं भारत में केवल केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, क्योंकि किसी भी फसल को उत्पादित होने के लिए किस चीज की? जलवायु की, मिट्टी की, उच्चावच की, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो मृदा, जलवायु, उच्चावच, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ये सभी कारक ऐसे हैं जो किसी क्षेत्र की फसल को निर्धारित करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो भाई जो केसर है वो केवल आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है, कारण जलवायु, सोइल, क्लाइमेट, ये सारे ही हैं। भौतिक कारक भी होते हैं, वैसे मानवीय कारक भी होते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के राज्यों में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर। तो बताइए भाई बच्चों, तो जो आयरन ओर है, जो लौह अयस्क है, ये कच्चा माल भी है, इसको हम आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, और जो लौह अयस्क है सबसे ज्यादा बिहार और ओडिशा में निकाला जाता है। कहां पर? बिहार और ओडिशा में, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको सारे क्वेश्चंस याद हो गए होंगे, और अगर किसी को याद नहीं हुए हैं तो सभी रिवीजन कर लेंगे। आपकी क्लास रिकॉर्ड हो ही जाती है, प्लेलिस्ट में चली ही जाती है। रिवीजन करो, खूब करो, लगातार करो, जब तक कि वो आपके टिप्स पर याद ना हो जाए, क्योंकि यहाँ आप गलती करोगे, यहाँ आप रिवीजन करोगे, कोई इशू नहीं है बच्चों, लेकिन जब एग्जाम देने जाओगे तो कम से कम आप वहां पर कॉन्फिडेंस में जाओ। और जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो तभी आता है जब आपने प्रैक्टिस की होगी। आपकी आत्मा को, आपके मन को पता होगा कि हमने प्रैक्टिस की है नहीं की है। तो कॉन्फिडेंस बेहद जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तो कॉन्फिडेंस में रहिए, पढ़ाई करिए, जीवन में आगे बढ़िए। राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप लगातार पढ़ते रहिए। यहाँ पर आपको पता ही है, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ आपको हर क्लास की, हर एग्जाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर पढ़िए, रेगुलर रहिए। मैं तरुणा भारद्वाज आपको फ्राइडे, सैटरडे और थर्सडे राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर मिलूंगी ज्योग्राफी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और तो लगातार बने रहिए भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिन भी बच्चों का डाउट है, जिनको क्लास अच्छी लगी, जिनको क्लास अच्छी नहीं लगी, जो भी जैसे भी आपकी चीजें हैं वो जरूर कमेंट में हमें बताइए। हाँ, आपके कमेंट का जरूर इंतजार रहता है। थैंक यू बच्चों एंड गुड लक।